अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आज बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा, और प्रोग्राम के आखिर में अपने ऑलराउंडर से हमने थोड़ी प्रेडिक्शंस भी लेनी है जनाब। पहले थोड़ा सा अदालती और सियासी मामला का जिक्र करें तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बड़ा फैसला आया है। नवाज शरीफ ने 2 एहतसाब अदालत में जो उनको सजा हुई है रेफरेंसेज में, यानी अल अजीजिया और A1 फील्ड रेफरेंस, उसमें सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उसके खिलाफ फैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जी चूंकि जो मुजरिम है नवाज शरीफ साहब वो मफरूर हैं, वो अदालत को मतलूब हैं और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, इसलिए ये जो रिलीफ है यानी अपील्स पर उनकी समाअत नहीं हो सकती। तो जनाब अपील्स मुस्तरद कर दी गई हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर वो सरेंडर करें या नवाज शरीफ को पकड़ लिया जाए अथॉरिटीज़ की तरफ से तो फिर वो आकर अपील का हक रखते हैं और उनको सुना जा सकता है। जनाब इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की, वो भी इसी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, और जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक, तो उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि जी आप मुझे सेहत और ज़िंदगी से मुतल्लिक नवाज शरीफ की ज़मानत दे दें तो मैं उनको आज शामी वापस बुला लेती हूँ। तो अब जो मरियम नवाज साहिबा मुतालबा कर रही हैं कि नवाज शरीफ की जान को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक मुझे ज़मानत दे दें तो वापस बुला लेती हूँ, क्या ये उनका मुतालबा जायज़ है? ये पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करिए मैं मुज़फ़्फ़र साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सबकी ज़रा ऑप्शंस जान लेते हैं। मज़हर साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो बात कर रही हैं वो दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि क्या यही कॉन्टेक्स्ट था कि जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब मुल्क से गए थे, और ज़ाहिर है ज़िंदगी की ज़मानत तो कोई नहीं दे सकता, और अल्लाह उनको सेहत दे, बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्द से एहतियाब हो, लेकिन उन्हें वापस आना चाहिए था। उन्हें वापस आज जो इस्लामाबाद दुरुस्त नहीं है उनका मुतालबा, वो भी उसी का और मौक़िफ़ भी ठीक है, इस लिहाज से ठीक है, नहीं है। महमल लीना, राइट टू फेयर ट्रायल का मुतालबा तो जायज़ है, तो इसलिए मैं इसमें ऑप्शन तो जो है वो हाँ का लूँगी। बाकी सेहत और ज़िंदगी के ऊपर फिर इसमें बाकी इसके ऊपर डिबेट करेंगे ऑप्शंस के साथ। अच्छा, इसलिए ऑप्शन आप हाँ का ले रही हैं जी, लेकिन हम वापस आने वाली जो बात है खालिस्तान उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो जो कहती हैं कि जी ज़मानत दें, उनकी ज़िंदगी की, उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। इंसाफ की बात की ना, राइट टू फेयर ट्रायल की लीना। अच्छा, आप उसको इस तनाजुर में ले रही हैं, आप इस स्टेटमेंट को उस तनाजुर में ले रही हैं। ठीक है, मैं आप डिस्कशन करती हूँ इसके ऊपर आपसे आके, क्योंकि आज जो अदालती फैसला है उसमें इससे मुतल्लिक भी बात की गई है। भट्टी साहब, आपका ऑप्शन। नहीं, मुतालबा दुरुस्त नहीं है मैडम शेख। उसकी वजह यह है कि जिंदगी और सेहत की गारंटी अल्लाह मियाँ के अलावा कोई नहीं दे सकता। पहले भी इसी अदालत ने हुकूमत से गारंटी मांगी थी। हुकूमत ने 6.5 घंटे कैबिनेट का इजलास बुलाया, बकौल इमरान खान शेरी मिजारी की आंखों में आंसू आ गए और कहा गया कि जाने दो। और उसके बाद इसी अदालत ने कहा था कि वो निज़ाम की तस्दीक करके गए हैं, वो झूठ बोल कर गए हैं और चीट करके गए। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा को ये जो गारंटी है अल्लाह मियां के अलावा दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, न्याजी साहब, आपकी ऑप्शन। बिल्कुल दुरुस्त है जी, और 2 वजूहात हैं कि या आप देख लें कि जो हमारा कुरान और सुन्नत का कानून है, या आर्टिकल 10 है जिसका महमल ने तस्करा किया है कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल, अगर ये क्वालिफाई नहीं करते, और फिर जज अरशद की वीडियो आपके सामने मौजूद है इसी केस के सिलसिले में, तो और मरियम जो है 2 जहतों में कह रही है। एक तो सेहत वो है, जान की गारंटी वो है कि पाकिस्तान में आके जिस तरीके से हर शहरी की जान को खतरा है, रियासत उसे महफूज बनाना था, और दूसरी ये है कि जो उनकी बीमारी लाक है। तो 2 जहतों 2 एंगल से उन्होंने ये बात की है, और बिल्कुल दुरुस्त की है कि उसकी गारंटी होनी चाहिए। नहीं साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो नहीं साहब ये भी बता दें कि गए तो वो खुद ही थे ना। फिर जब मरियम नवाज ये कहती हैं कि आज शाम को बुला लूं, तो वो तो बीमारी का कह के गए थे। अब वापस आने का मतलब ये है कि वो कह रही हैं कि जी बीमारी नहीं है, वो आ सकते हैं वापस, कोई सिक्योरिटी रीजन है जिनकी वजह से नहीं आ रहे। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी उनकी जान की आप अगर जमानत दे दें। अब 2 तरीके कार दो हैं, वो खुद नहीं गए तो उनको जबरदस्ती भेजा गया था, और जिस हालत में उनको हॉस्पिटल नैब के अंदर उनके कस्टडी से पहुंचाया गया था सर्विस हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, तो उसमें यह था कि जासमीन राशिद साहब जो हैं
वहाँ हर वक्त हर 2 घंटे बाद मीडिया टॉक्स दे रही थी उनकी सेहत के बारे में, डॉक्टर साथ खड़े करके, सरकारी डॉक्टर्स थे सारे के सारे, उनकी मौजूदगी में वो सारे बयानात आ रहे थे। और उसी को देख के डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिसको आज उन्होंने वजीर बनाया हुआ है सेहत का, उन्होंने जाके कहा जी कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ नहीं बच सकेंगे। और ये रिपोर्ट कौन तैयार करे थे? रियासत पाकिस्तान। नवाज शरीफ कहाँ था? उनकी जेल में था, कस्टडी में था। तो रियासत पाकिस्तान ने सोचा कि इनको जबरदस्ती जहाज बुलवाया गया। नवाज शरीफ तो 4-5 दिन इस बात में नहीं जाता था कि गारंटी कौन सी हो, किस तरह जमानत पे जाए ना जाए, ये सारी जो चीजें थी जो निपटाई जा रही थी, और उनको अनकंडीशनल जाने दिया गया। अब अगर वो खतरे मौजूद हैं तो आया वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या वो इलाज हो पाएगा? जाहिर है वो भी नुक्ता नजर है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का आम शहरी, जिसके जान माल इज्जत एहतराम की आईने पाकिस्तान गारंटी करता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के आम शहरी की विच छंटक होती है जो अगर नापसंदीदा किरदार करार का हुकूमत का, और जिस तरीके से उसका जान सर फिर क्या करें, सारे लंदन चले जाए? नहीं तो चले जाए। मैं तो आपको कह चुका हूँ शरण जायज है भागने से। मैं तो आपको कह चुका हूँ कि जज अरशद मलिक के बयानात उनके पास कि शरण जायज है, इस निजाम से भागना, इस इंसाफी निजाम से भागना शरण जायज है। जो भागता है मेरे नजदीक, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ, जियो के प्रोग्राम में आपसे नशर कर चुके हैं। अच्छा, मजहर साहब अग्री नहीं कर रहे, मजहर साहब अग्री नहीं कर रहे, मजहर साहब वो भाग जाए, यहाँ अमान नहीं है। देखिए सर, मजहर साहब के दलाइल सुनते हैं, वो अग्री नहीं कर रहे। माजरत के साथ, आप किस तरह के नजरियाती लोग हैं, आप किस तरह के सियासी लोग हैं? या तो आप अदालत पे मुकम्मल बॉयकॉट कर देते हैं अदालत का, आप अदालत का सामना ही नहीं करते, आपको ये अंदाजा है कि आपका जो मुखालिफ है वो हुक्मरान है, वो हर तरह से वो कर रहे हैं, तो आप एक लड़ाई लड़ लेते। ये इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी जाती जिस तरह की मियाँ साहब, माजरत के साथ, जिस तरह की मियाँ साहब लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं होती कि आप जाके किसी न किसी हवाले से जाके बाहर बैठ जाएं। पहले भी 2000 में भी इन्होंने यही गलती की थी, और इस मर्तबा भी इन्होंने यही गलती की थी। उस मर्तबा भी लोगों को अपनी पार्टी को यहाँ छोड़ के, पूरी फैमिली को लेके वो सऊदी अरब चले गए और 10 साल का एग्रीमेंट करके। और इस मर्तबा भी पार्टी यहाँ सफ़र कर रही है, उनके लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। अब आप कंडीशनल वो करें, आपने पूरे प्रोसेस का बॉयकॉट नहीं किया, आपने पूरे अदालती प्रोसेस पर अगर आप बॉयकॉट नहीं करें तो इसका मतलब है आप उस पर एतमाद कर रहे हैं। सिलेक्टिव बॉयकॉट किया। ओके, मुझे एक पॉइंट ले। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा, देखिए एक मिनट यारी साहब, एक मिनट देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने फेयर ट्रायल की इधर बात नहीं की, इधर उन्होंने कहा कि ये जमानत, यानी जिस हुकूमत पे आपको एतमाद नहीं है। चलिए मैं ये पॉइंट आगे लेके जाती हूँ मजहर अब्बास साहब, आपका वहाँ कौन आपके राइट टू चाह रहे हैं? ठीक है, फेयर ट्रायल की उन्होंने बात नहीं की। न्यायी साहब को फटाफट रिस्पॉन्ड करने देते हैं पहले। जी न्यायी साहब, क्विकली प्लीज। देखिए बात यह है कि मदर साहब जब जो फरमा रहे हैं, ये 13 जुलाई को उनको 11 साल जेल की सजा मिली, उनको और बेटी को 8 साल जेल की सजा मिली, और उनको हर तरह का चुकमा दिया गया। लंदन में रोकने की कोशिश की गई, दुबई बिठाया गया, 10 घंटे मीटिंग जो अखबारों में वो सारी चीज छप चुकी हैं, सारी अनलीश हो चुकी हैं, आश्कार हो चुकी हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो जो जिसको कहना चाहिए कि नवाज शरीफ जो है वो इसमें उनको बरात मिल गई है, ही स्टैंड्स विंडिकेटेड। अगर उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि यही होता कि उनको आखिर में आके ये एहसास होता कि कहीं से उनको पूरा रियासत जो है उनके खिलाफ जो है डट नहीं गई, कि उनकी टर्म्स पे या तो वो आके मान जाए और फिर 2001 अच्छा न्यायी साहब आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब दोनों फर्क है 2001 और ये 2000। देखिए न्यायी साहब, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं होती कि या तो आप लड़ाई लड़ते हैं, या तो आप लड़ाई लड़ते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर इस तरह या तो आप लड़ाई लड़ते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भट्टी साहब, मुझे खोमेनी और लेनिन की मिसालें नहीं दीजिएगा। नहीं, मैं उनकी भी नहीं देता हूं, मैं उसके बाद भी नहीं देता। वो बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये आप देखो ना, हमारे पास ये सहूलत है, मुख्तलिफ कहने की सहूलत है, हमारे पास ये सहूलत है। नहीं, मैं तो कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए मसला ये है कि या तो आप ये कहें कि आपकी कंडीशन, मैं फिर ये कह रहा हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत दे,
کہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ڈاکٹر آپ نے سارے چیک اپ کرا لیے, میڈیکل وہ کر لیا, وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہے. ایک تو وہ سچویشن ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی ریزنز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. محمل اور بھٹی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, میں پھر آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں, پھر اس ڈسکشن کو آگے آپ لوگ اس میں بھی اپنا وے ان کیجیے گا. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب. میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ مظہر صاحب کی وہی بات کہ عدالتیں, اور یہی عدالت ہے جس نے ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو ضمانت دی, 8 ہفتے کا طبی ریلیز دیا. یہی وہ عدالت ہے جس نے مریم نواز اور ان ساروں کے ایون فیلڈ میں ضمانتیں دی. یہی وہ عدالتیں ہیں جس نے ان کو باہر بھجوایا. یہی وہ عدالتیں ہیں جس نے ان کو فلیگ شپ میں بری کیا. یہی وہ عدالتیں جس نے ان کو العزیزیہ میں ریلیف دیا, سزائیں بھی ملی. لیکن اور دوسری بات میڈم شیخ, یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی, اور یہی وہ عدالتیں ہیں جو فل ڈیز سماعتیں کی ان کے لیے, اور پھر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یہ علاج کروانے کے لیے 4 یا 8 ہفتوں کے لیے لندن گئے, اور آج 1.5 سال ہو گیا, ایک دن بھی علاج نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2, تو بنیادی طور پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو سنا گیا ہے, پورا جو فیئر ٹرائل ہے ان کو ملا ہے انہی عدالتوں سے. آئین کی بات کرتے ہیں. آئین میں اشتہاری جو مفرور ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑے واضح احکامات ہیں کہ اس کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. یہ کل ابھی پچھلے دنوں جب یہ اسپیچ پہ تقریر پہ درخواست گئی تھی اسی عدالت میں کہ ان کی لائیو کوریج کی جائے یا ان کی اسپیچ نشر کی جائے, تو اسی عدالت نے کہا تھا کہ کیا آپ ایک اشتہاری یا مفرور کو چاہتے ہیں کہ وہ تقریریں کریں. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا وہ واپس آئیں, سرنڈر کریں. اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ اگر عدالت گارنٹی دے دیتی مثال کے طور پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاج کروائے بغیر واپس آ جاتے نواز شریف صاحب 1.5 سال کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ وہ الحمدللہ ان کی اتنی اچھی صحت ہے کہ وہ واپس آ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سفر کرنے کے قابل ہیں, ان کو صرف یہ 2 گارنٹیاں چاہیے. تو یہ تو کھلا تضاد ہے. باقی ان کی مرضی ہے وہ آئیں یا نہ آئیں, یہ تضاد ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نیاز صاحب کے پاس لے کے چلتی ہوں کیونکہ میں نے ان سے پہلے یہ سوال کیا لیکن انہوں نے اس سے اختلاف کیا. پہلے میں محمل کا پوائنٹ جاننا چاہتی ہوں. جی محمل. جی علینا, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ تو سب کا ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں بہت سارے سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. اچھا, ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس طرح کے کیسز بنتے بھی ہیں, وہ فیس بھی کرتے ہیں. ہم نے جس طرح نیاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب الیکشنوں سے پہلے 2018 کے میاں صاحب اور مریم نواز دونوں واپس آئے, وہ جیل بھی گئے. اچھا, یہ اب جو جیل سے ان کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے حکومت نے ان کو اجازت دی کہ وہ چلے جائیں. اب ایک طرح سے سیاسی ایگزائل ہوگی ہے. فی الحال سیاسی ایگزائل میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ اب حکومت کی مرضی سے تو واپس نہیں آئیں گے, اب تو وہ اپنی مرضی سے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے الیکشنوں سے 6 مہینے پہلے آ جائیں, 2 مہینے پہلے آ جائیں, 1 مہینہ پہلے ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ اگلے 6 مہینے میں آ جائیں. مطلب یہ تو اب میرے خیال میں میاں صاحب خود ہی ڈیسیجن لیں گے, یہ اب حکومت ان کو فورس نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو ہماری کوئی ایسی ٹریٹی ہے. ایک چیز میں لینا, ایک الگ چیز, مریم نواز جب یہ کہتی ہیں کہ جی آپ ان کی گارنٹی دے جان کی, تو میں ان کو آج واپس بلا لیتی ہوں. بیماری والا جو بیان تھا جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے کہ اس میں تضاد ہے. پھر آپ نے رائٹ ٹو فری ٹرائل کی بات کی. دیکھیں لینا 3 چیزیں انہوں نے کہی نا, انہوں نے فری ٹرائل کا رائٹ تو ان کو ملا, انہوں نے انصاف آج جو فیصلہ ہے میں ابھی وہ بھی پڑھ رہی تھی, اس میں بھی لکھا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہ میاں محمد نواز شریف was provided a free fair trial as such much as learned trial court provided him opportunity of hearing as well as cross examination. علینا دیکھیے یہاں پر دیکھیں ہماری ایک ہسٹری ہے, بڑی ایک انفارچونیٹ ہسٹری ہے. ہمیں پتہ ہے ادھر کس طرح سے فیصلے کئی دفعہ ہوتے ہیں, کیسے تبدیل ہوتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ میاں صاحب ادھر ہیں, اور یہ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ جو یہ مشرف دور میں باہر گئے تھے اور آج کے دور میں جو باہر بیٹھے اس میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ان کی فیملی, ان کی بیٹی جو کہ ان کی ایک سکسیسر ہوں گی, ان کے بعد آئیں گی ان کی جانشین, وہ ادھر ہی ہیں. ان کے بھائی ادھر ہے جو ابھی 8 مہینے کی جیل کاٹ کے نکلے ہیں. ان کے بھتیجے ادھر ہے جو ابھی
20 महीने की जेल काट के निकले हैं। इनके बाकी साथी भी इधर हैं, अभी ख्वाजा आसिफ साहब आज ही बरी हुए हैं, जमानत उनकी कल हुई थी। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान, जावेद, बहुत लोग, ये राना सनाउल्लाह साहब, इतने ज्यादा लोग नून के जेलें भी उन्होंने काटी है, ख्वाजा साद रफीक वगैरह वो उन्होंने काटी है। वो वापस भी, वो सियासतदान तैयार होते हैं चीजों के लिए। हाँ, जहां तक देखिए सेहत की जो बात है, सेहत की मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, ये जाहिर बात है वो बेहतर बता सकती है। ये हो सकता है कि शायद जेल के अंदर क्या उनको फौरी मेडिकल इलाज या बर वक्त जो है वो चीजें पहुंचाई जाए, क्योंकि पिछली दफा जिस तरह उनकी तबीयत खराब हुई थी, क्या वो चीज। अच्छा, जहां तक जिंदगी की बात है, सिर्फ मैं छोटी सी बात जिंदगी पे, सिर्फ मैं जिंदगी पे बात करना चाहूंगी। जिंदगी की जमानत देखे वाकई कोई नहीं दे सकता। हमें याद है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को कितनी थ्रेट्स थी जब वो आई, कारसाज का हमला हो गया, उसके बावजूद भी बीबी यहाँ से गई नहीं। तो बात यह है कि फिर सियासतदानों के लिए जो जिंदगी का अगर कोई जमानत मांग रहे हैं, जिंदगी की जमानत तो देखिए वाकई कोई नहीं इस तरह से दे सकता है, वो तो अल्लाह ताला को पता है कि मतलब आपका मैं आंसर नो में मांग करूं फिर। लेकिन अगर कोई थ्रेट्स हैं इस तरह के, एक मिनट भट्टी साहब, महमल जी, फिर आपका जवाब ना आए। नहीं, मेरा जवाब हाँ है, मेरा जवाब हाँ है, मेरा जवाब हाँ है, क्योंकि ओवरऑल नहीं देखिए, एक चीज इसके अंदर है, एक चीज और अलीना, एक और चीज है, वो ये कि सियासी तौर पे भी मेरे ख्याल में नून लीग को इस वक्त सूट करता है। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि इस वक्त नून लीग को सूट करता है कि वो इस वक्त, ये भट्टी साहब एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। सिर्फ नून लीग को ये सूट करता है कि मियां साहब इस वक्त बाहर रहे, उसकी वजह से वो एक प्रेशर तो कायम रखते हैं, वो बातें तो वो कर सकते हैं जो कि नून को सूट करते हैं। ठीक है मैडम शेख, ये अभी नवाज शरीफ साहब का तो इसी अदालत में इश्तिहारी और मफरूद करार दिया हुआ है। उसके बाद ये सारी बातें, और ये कौन सी जलावतनी है, ये कौन सी इलाज के लिए तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर रहम की अपील पर वो बाहर गए हुए हैं और वहाँ हुकूमतें गिरा रहे हैं। अच्छा, दूसरे अभी उन्होंने भतीजे की बात, भतीजा बाहर आया है हमजा शहबाज का, तो वो उसमें बता दूं कि हमजा शहबाज आज 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA में उन्होंने एक सवाल के जवाब में फरमाया है कि मैं सियासत में मसरूफ था, मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कौन कौन पैसे जमा करवाता रहा है अरबों रुपए। तो ये हाल है, अब आगे अल्लाह जाने, अल्लाह खैर सवेरे। नियाजी साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं बड़ा खुला तजाद है। पहली बात तो ये है कि आईन के अंदर कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें कहा गया हो कि कोई मफरूर है तो अदालत सुन सकते नहीं सुन सकते। कोई कानून होगा, कोई शक होगी, तो इसलिए पहले तो मैं ये दुरुस्त कर लूँ कि हम फरमा रहे हैं यहाँ पे कि आईन में लिखा हुआ है, आईन में ऐसी कोई बात नहीं। आईन में तो ह्यूमन राइट्स के जो चैप्टर्स हैं 8 से लेकर 28 तक, उसमें 10 ने बड़ी सराहत के साथ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के लिए बार बार कहते हो हर शहरी को हक है। दूसरी बात ये वही अदालतें हैं, ये वही कोर्ट है, ये वही अदालत है। पूछे ये कौन सी अदालत है? वही है जिसका जज सुप्रीम कोर्ट में इन अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, शौकत अजीज सिद्दीकी। ये वही अदालत है जिसमें फिर जिक्र हुआ है नवाज शरीफ के केसेस आएंगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या बनेगा। ये वही अदालत है जहां पे काजी फायद ईसा अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, ये वही जज है, ये वही अदालतें हैं। ये वही अदालतें हैं कि जैसे 3 मार्च, अब सुनते जाए, 3 मार्च को फैसल वार्डर जो है सेनेट के इलेक्शन में वो वोट कास्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिजाइन करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते पहले 3 मार्च को जिस इलेक्शन होने हैं, सर, तो फिर आपको वजह क्या लगती है? सर, फिर अगर चले जिस तरह आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को, सर नवाज शरीफ को देखे ना, आप इसका बेनिफिट क्या होगा अदालत को? ये किसी को भी इसका बेनिफिट बड़े लोग हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है कि आप लोगों का एतमाद जो है आसमान में पहुंचा हुआ। मैं पहले मेरी बात मुकम्मल, एक फिक्र मुकम्मल होने दे। फैसल वार्डा जो है वो वोट कास्ट करते हैं, फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो अपील है जिसमें उन्होंने नायल होना था असेंबली की सीट पे, तो रिजाइन कर देते हैं। मैंने उन्हें वोट देना था, आके जाके रिजाइन किया, तो अदालत कहती है कि अपील इनफेक्चुअस हो गई है, इनको कहते हैं अपील इनफेक्चुअस हो गई है। देखिए खुदा, ये अब पाकिस्तान के अंदर हमारे सामने जज अरशद मलिक हमारे सामने आए हैं, खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर कोई संजीदगी के साथ बात कर ले और डिस्कोर्स करें। लेकिन कुछ चीज हम अगर इस केस पे खाली रहें, सर अगर हम इस चीज के ऊपर खाली रहें, तो ये आपका ये सही चीज है कि आपका कानून कहता है कि अगर कोई इश्तिहारी है तो उसको रिलीफ की जो लिमिट है वो महदूद हो जाती है। दिस इज अ फैक्ट सर।
मज़हर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मज़हर साहब, होना चाहिए था, हो को नहीं रहा। अलीना मेरी बात सुन रहे? जी जी, देखिए, जो न्याजी साहब बात कह रहे हैं वो अपनी जगह होगी, बिल्कुल दुरुस्त। मसला ये है कि थ्रू आउट द ट्रायल, ठीक है। यानी आप 2016 से ले लें, किसी स्टेज पर भी, हो सकता है कि मैं कहीं भूल रहा हूँ, किसी स्टेज पे भी मियां साहब ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया, किसी स्टेज पर भी। यानी उन्होंने मेरे लिहाज से बड़ा हैरानकुन था जब सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था जब उसकी सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, मेरे लिए पूरा प्रोसेस बड़ा हैरानकुन रहा। लेकिन जो फेस कर रहा है उसने किसी स्टेज पर भी इस पर सवाल नहीं उठाए, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, इसका बॉयकॉट नहीं किया, इस पूरी अदालती प्रोसेस का हिस्सा रहे। और आज भी अदालत क्या कह रही है? आज भी अदालत इस वजह से आपकी अपीलें खारिज कर रही है क्योंकि आप अदालत में मौजूद नहीं हैं। वो अब भी आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है कि अगर आप कल आके सरेंडर करते हैं तो ये अपीलें दोबारा भी उस पर गौर किया जा सकता है। तो केस अपनी जगह अलाइव है, यानी वो आप आएंगे, आप सरेंडर करेंगे, अपील आप दोबारा करने का हक आपका बहाल हो जाएगा। तो वहां नहीं है, लेकिन आप कंडीशंस क्या ले रहे हैं? देखिए, मैंने वो अदालतें देखी हैं। जल्दी से न्याय साहब, जल्दी से न्याय साहब, मेरे पास टाइम है। कहा कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, आपको सजा सुनानी है सुना दें, जो सजा सुनानी है आप सुना दें, मुझे आप पे एतमाद ही नहीं है। अलीना चौधरी निसार वजीर दाखिला थे और ये नवाज शरीफ को जो है ना उस वक्त उनका मुकदमा चल रहा था, जीआईटी बन चुकी थी, जीआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीज चौधरी साहब ने मुझे। सर, ये हम बड़ा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। न्याय साहब माजरत के साथ, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मेरे पास बड़ा कम टाइम रह गया प्रोग्राम में भी, लेकिन हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए हैं। बात सिर्फ इसके ऊपर है कि नवाज शरीफ साहब जो बार बार, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, जब उनका ट्रायल चल रहा था, अदालत में पेश हुए, उसके बाद जब अदालत अभी भी फैसला दिया है तो उन्होंने ये हक दिया है कि जी आप आएँ, सरेंडर करें अदालत के सामने और उसके बाद आपकी जो अपील्स हैं उनको सुना जाएगा। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? और फिर मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि अगर जमानत दी जाए उनकी सेहत की, उनकी जान की, तो आज शामी बुला दो। तो इसके ऊपर सवालात उठते हैं। इसके जवाब में हमारे दो एनालिस्ट हैं जो हाँ का ऑप्शन देते हैं कि मरीम नवाज जो कह रही हैं कि गारंटी दी जाए वो दुरुस्त कह रही हैं, मुतालबा जायज़ है, लेकिन दो हमारे एनालिस्ट मज़हर साहब और भट्टी साहब शामिल हैं, वो इससे इत्तफाक नहीं करते। जनाब, छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी बड़े मुतहरिक हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लाहौर में मौजूद हैं। उनकी हालिया मुलाकात परवेज़ इलाही से हुई जिसकी बड़ी चहमगोइयाँ हैं। उसके साथ साथ कल उन्होंने पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाबी मंजूर वट्टू, उनसे मुलाकात की और इसके नतीजे में मंजूर वट्टू ने कहा कि वो दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब हमारा सवाल कुछ यूँ है कि पंजाब में होने वाली डेवलपमेंट से मुतल्लिक कि क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में खोया हुआ असर और रसूख अपना हासिल कर पाएगी, या जो क्या वजह समझते हैं हमारे एनालिस्ट कि जो जरदारी साहब इतना मुतहरिक हुए हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। सबके ऑप्शंस जान लेते हैं। पहले इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं लगता कि वो खोया हुआ अपना रसूख हासिल कर पाएगी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आसिफ अली जरदारी साहब का बीमारी में लाहौर आना, परवेज इलाही साहब का उनसे मिलना, मंजूर वट्टू का शामिल होना, और इसके अलावा अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो ये अगले इलेक्शन के लिए मुझे लगता है कि मैदान साजरा है, इत्तेहाद बन रहे हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी अकेली नहीं हो सकता है। जो पीपल्स पार्टी जिस इत्तेहाद में जाए वो कोई असर रसूख हासिल कर पाए, पीपल्स पार्टी नहीं लगती। अगले इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं, डिटेल्स में आपसे आके लेती हूँ। मज़हर अब्बास साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी उस तरह का रिवाइवल पीपल्स पार्टी का हो पाएगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर वो भी उस सूरत में जब पीपल्स पार्टी आके वहाँ सही मानों में पॉलिटिक्स करेगी। देखिए, तीन फैक्टर को जरदारी साहब मद्देनजर रखते हुए पंजाब में पॉलिटिक्स दोबारा कर रहे हैं। एक तरीन फैक्टर, एक PMLQ फैक्टर और तीसरा शहबाज शरीफ फैक्टर। और वो बुनियादी तौर पे अपने लिए कुछ हासिल इस वक्त नहीं करना चाह रहे। वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि वहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट आगे चल के बने कि जिसका फायदा मरकज में भी पीपल्स पार्टी को हो।
तो वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त मरकज में भी पीपल्स, ठीक है, चौधरी परवेज अच्छा ये मैं पॉइंट, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आगे चल के आपको बताऊंगा कि ठीक है जी, परवेज इलाही साहब से क्या बातचीत है। ठीक है। अच्छा महमल, देखिए अलीना, मैं भी नहीं का ऑप्शन ही लूंगी, क्योंकि अब तो करीबन 3 दहाइयाँ हो गई है कि यस रसूख खोए हुए, तो इसको वापस लाना इतना आसान नहीं है। और जिस तरह मजहर साहब ने एक बात की, ये जो लेकिन मैं भी उसके अंदर जो है डिटेल्स बाद में दूंगी कि ये मेरे ख्याल में पॉसिबल क्यों नहीं है। बेशक ये एक इलेक्टोरल अलायंस बना ले, तो मैं पूछूंगी ना अंदर चल क्या रहा है जी, वो मैं उसके ऊपर भी आऊंगी, लेकिन गेम क्या है। अच्छा, और एक चीज है कि भट्टू साहब, वैसे भट्टू साहब ये कहते हैं कि वो कभी छोड़ के ही नहीं गए, उनके बच्चों ने छोड़ी थी पार्टी, उन्होंने खुद कभी नहीं छोड़ी, तो भट्टू साहब का तो खैर ये मौक़िफ़ है इस पे गालिबन। हाँ, आज़ाद हैसियत से हुए थे ना मुंतखब, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, छोड़ी नहीं थी पार्टी। नियाज़ी साहब, नहीं बच्चों ने। देखें जी, ऑप्शन मेरा भी नहीं का है। अब 2-3 चीजें ध्यान में रखें कि पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है, जब उसका रसूख खत्म भी हुआ था तो पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर सिक्का बंद किस्म का 13 से 15% वोटर्स था, जो अब 1% से कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि 2008 से लेके 2011 तक 4 साल, 3.5 साल, 4 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठे मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर, तो जो ऑपोजिशन की स्पेस क्रिएट हुई थी वो इमरान खान साहब ने काबू कर ली थी। अब जरदारी साहब बुनियादी तौर पर उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ चूंकि उसने अगर वो निगेट होती है तो शायद उसका वोटर मेरे पास है, मेरा नहीं ख्याल। वो समझता है जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो मैं उसको फिल इन करूंगा। बिसाइड जो मदर साहब ने बात की है वो भी ऑन माइंड वो भी होगा, लेकिन असल उनके ज़हन में जो पीछे है वो पीटीआई है कि पीटीआई जब इमरान खान की मकबूलियत 0 हो जाएगी, पंजाब को एक लीडरशिप की जरूरत होगी, तो क्या ठीक है, इमरान खान का जो उनको लगता है खोया हुआ वोट बैंक है उसको कैश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब की गेम है, वफाक की गेम है, और फिर ठीक। हाँ महमल, अलीना, मैंने कहा ये गलती वैसे जरदारी साहब ने जब पीटीआई बनी थी ना, और मतलब इन द सेंस कि जब वो ज़रा उनकी अरूज आ रहा था 2011 के बाद, तो उनको तब भी ऐसे ही लगा था कि गालिबन पंजाब के अंदर पीटीआई नून का वोट काटेगी और इससे पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, और वो नहीं हुआ। नियाज़ी साहब सही बात करें। आज भी अगर आप पीपल्स पार्टी की जब से पीडीएम से अलहदगी हुई है, आप पीपल्स पार्टी की सियासत देख लें, आप उनकी बातें देख लें, तो एक एंटी नवाज बातें करते हैं। वो हुकूमत के खिलाफ तो जो करते हैं, लेकिन वो एक एंटी नवाज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर सिर्फ नून वर्सेस पीटीआई है, तो अगर किसी कोई ज्यादा क्रेडिबल एंटी नवाज होगा तो वो इमरान खान साहब होंगे, ना कि ये कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप एंटी नवाज कंसिडर होगी। अच्छा, तो फिर ये किस तरीके से और जरदारी साहब के दरमियान में बड़ी अहम ये मुलाकात है। इस मुलाकात में क्या हुआ, मज़हर साहब दावा करें, उनको कुछ अंदर की बातें पता है, जरा पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब में पीपल्स पार्टी हो रही है मुतहर्रिक, लेकिन क्या ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक है या एम है विफाक? तरीन फैक्टर भी है, शहबाज शरीफ भी हैं और मुस्लिम लीग काफ के परवेज इलाही से हुई है बड़ी अहम मुलाकात। मजहर अब्बास साहब, आप कह रहे हैं बड़ी मजे की कोई बातें हुई हैं अंदर, क्या आपकी क्या प्रेडिक्शन है या क्या पता है आपको? देखिए, बेसिकली तो नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी है, और पीएमएलक्यू और जरदारी साहब की जो ताल्लुकात हैं वो इवन जब इस वक्त भी पिछले 3 सालों में भी चौधरी परवेज इलाही के मुसलसल जरदारी साहब से राब्ते रहे हैं। और अगर आप देखें तो पिछला जो बजट सेशन है, जितना स्मूथली ये बजट सेशन पंजाब असेंबली का गया है, कहीं और का नहीं गया। क्या वजह है? इससे पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें यूनानिमसली सारे लोग जो है वो इलेक्ट हो गए, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। उसमें भी जरदारी साहब का रोल रहा है, और ये बात खुद चौधरी परवेज इलाही साहब ने बताई है कि जरदारी साहब एक स्टेज ऐसी आई थी कि तहरीक इंसाफ के भी कुछ सेनेटर्स जो है वो सेनेट की सीटें लूज कर सकते थे, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा किया गया कि किसी कोई बदमज़गी ना हो। अभी भी जब बजट सेशन में पीएमएलएन ने शोर मचाया और प्रोटेस्ट किया जब बजट तकरीर के दौरान, तो दूसरे पीटीआई ने भी तैयारी कर ली थी, लेकिन परवेज इलाही साहब ने जाके उनको ये समझाया कि अव्वल तो उन्होंने उस तरीके की शोर शराबा नहीं किया जो कौमी असेंबली में हुआ, तो बेहतर है कि आप उस तरह रिएक्ट ना करें। जरदारी साहब के साथ जो उनका ताल्लुक है वो उसकी एक बड़ी वजह इस वक्त पिछले 3 साल में चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे।
لیکن جو ارینجمنٹ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ اس وقت 6 ڈسٹرکٹ کمپلیٹلی کنٹرول کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب. زرداری صاحب نے اپنا پورا سیاسی ویٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی اور چودھری کے اوپر رکھ دیا ہے. تو اگر کل کوئی ایسا ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے تو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی سپورٹ چودھری پرویز الہی کو حاصل رہے گی. انٹرسٹنگ اس کے بیچ میں حمزہ شہباز اور ان کی ملاقات ہے پرویز الہی کی. حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی ملاقات اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی زرداری صاحب اور پرویز الہی کی. تو پالیٹکس بہت پنجاب کی پالیٹکس میں کافی اس طرح کی مینوورنگز چل رہی ہیں. امپورٹنٹ ہوگا پی ایم ایل این کی پالیٹکس جو اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا. اچھا, بڑے اہم اتحادی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب. جی بالکل. زرداری صاحب کچھ ریلیف کی بے نظیر بھٹو کی وہ جب بم دھماکے میں وہ جاں بحق ہوئی تو وہ ان کے دوسرے دن لاڑکانہ میں انہوں نے کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا زرداری صاحب نے. لیکن پھر اتحادی ایسے ہوئے کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے, حکومت جوائن کر لی کاف لیگ نے, اور اس کے بعد سے بہت اچھے تعلقات رہے. اب یہ ایک الائنس مجھے لگتا ہے بن رہا ہے پنجاب کی حد تک, کیونکہ پنجاب ساروں کو پتا ہے کہ پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون آگے ہے. پنجاب میں بزدار فیکٹر, باقی سارے فیکٹر اور پرسیپشن کی جنگ جو ہے وہ تحریک انصاف وہ ہارتی نظر آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اور کیا کیسے ہو کس طرح کا اتحاد بنتا ہے. ایک اتحاد ہو سکتا ہے بنے جس میں سر یہ جو ملاقات ہے یہ صرف سیاسی نوعیت کی تھی یا کچھ کیسز وغیرہ میں بھی ریلیف سے متعلق کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیے یہ آپ کو آگے چل کے یہ سارا ایک مجھے تو پیکج لگتا ہے. اب واللہ عالم بالصواب کہ اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی, یہ حال احوال نہیں تھا, یہ فیوچر کا صاف بندیاں ہو رہی ہیں, اور اس فیوچر کی صاف بندیوں میں اب کیا آگے نکلتا ہے یہ آپ کو چند دنوں میں ویسے ہی پتہ چل جائے. کیا میچ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا. میچ جو آج ہونا ہے اس کے بارے میں ہم چاہتے تھے اپنے آل راؤنڈر سے پریڈکشنز لیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا جناب. سو ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.